हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑल्दो हम इसका थोड़ा सा कुछ मीन्स इंटर रिलेटेड पार्ट हम अपनी चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आ चुके हैं, बट ये उससे कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है। ऑल्दो आप टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे, बट स्टिल मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ दैट आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस की, वो भी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7। अब देखते हैं चैप्टर है किस बारे में। तो इस वाले जो मेनली जो चैप्टर है इसमें हम 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। 3 लोगों और वी कैन से 2 लोग, क्योंकि एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं वी कंसीडर देम एज सिंगल। सबसे पहले आती है बात एनिमल्स की। सेकंड हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है ह्यूमंस, एंड थर्ड हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स। एंड जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस का है दैट इज गोइंग टू बी सेम, वो सेम रहेगा। लेकिन स्टिल हमें पता चलना चाहिए कि हमने किस किस के बारे में पढ़ा। दैट्स वाई मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके दिया है। लेकिन जहाँ पे हम एनिमल्स की बात करेंगे वी विल कंसीडर ह्यूमंस एंड जो भी एनिमल्स हैं उनको एक ही में। एंड सेकेंडली जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्लांट्स। लेकिन हम इनके बारे में किस बारे में बात करेंगे, दैट इज इनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। एंड दिस इज आवर only and one chapter. I'm sure that it is going to be a very interesting chapter for you if you are going to hear it very clearly. अगर आप इसे बिल्कुल अच्छे से सुनेंगे तो आई एम श्योर दैट आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मीन्स जो चैप्टर है ये हम कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। जितने कम पार्ट्स बन सकेंगे आई विल ट्राई टू डू दैट। तो इस पार्ट में भी हम इंट्रोडक्शन लेंगे एंड लेट्स सी हम कितना पार्ट कवर कर पाते हैं आज। फर्दर पार्ट हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। आई एम श्योर आपको वो वीडियोस देखनी होंगी, क्योंकि मे बी जब तक आप ये वीडियो देखें तो वो वाली वीडियोस आ चुकी हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा of science class 10th and you are going to find the chapter। आप इजीली चैप्टर को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अब हम चैप्टर को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगेन इंट्रो चैप्टर का हम देखते हैं कि क्या है। सी जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स, बट मैं आपको लाइन टू लाइन ऐसे रीड करके नहीं समझाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ डिफरेंट वे एंड डिफरेंट मैनर। इसमें हम जो मेन थिंग्स हैं, ऑल्दो आपके सामने जो नोट्स हैं वो हैं, यू आर गोइंग टू सी द नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू, बट जो जहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। बट वाई आई हैव प्रोवाइडेड दीज नोट्स, मैंने आपको फिर जो स्क्रीन पर नोट प्रोवाइड करें वाई इज इट सो, बिकॉज जो आपका एग्ज़ाम है दैट इज़ गोइंग टू बी डीप, वो डीप में ही आएगा। तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर दैट एनसीईआरटी में बिल्कुल भी डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। फॉर दैट यू हैव टू रीड लाइन बाय लाइन, एंड उसके लिए आपकी स्क्रीन पे जो है साइड बाय साइड नोट्स चलते रहेंगे। तो आपको बिल्कुल डीप इनको चाहे तो आप अभी सुन लीजिए एंड आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप इसे बाद में पढ़ लीजिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद। बट यस आपको जो नोट्स हैं दैट यू हैव टू स्टडी, मीन्स आपको जो रीडिंग है दैट यू आर गोइंग टू डू फॉर दैट। अच्छा आप इसे लर्न मत करिए, बट एक बार ही आपको इसको ज़रूर थॉरो रीड करना है, क्योंकि इन केस मीन्स अगर कोई चीज़ रह जाती है सो यू विल बी गोइंग टू रीड दैट फ्रॉम हियर, एंड दीज नोट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स। जस्ट मेक श्योर दैट यू विल रीड। तो चलिए अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इस चैप्टर का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इससे पहले जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा था वो क्या था, लाइफ प्रोसेसेस।
उसमें हमने कुछ कुछ जो टॉपिक्स वो पढ़े थे, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। लेकिन ये जो लाइफ प्रोसेसेस है ये सेपरेटली वर्क नहीं जो है वर्क जिनकी फंक्शनिंग है, जिनका वर्क है वो सेपरेट नहीं है। ये वर्क तभी करेंगे जब ये इंटरकनेक्टेड हो। एंड ये है, ये जो हमारी बॉडी में जितने भी अभी हमने जो प्रोसेसेस पढ़े थे दे आर इंटरकनेक्टेड, वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है और वो कलेक्टिवली वर्क करते हैं ताकि जो हमारी जो बॉडी है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो अच्छे से फंक्शनिंग कर सके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए जो हमने जितने भी लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे वो आपस में इंटरकनेक्ट हो के आपस में एक जो कलेक्टिव वर्क वी कैन से हम क्लास में हम देखते हैं दैट जब हम कोई वर्क कलेक्टिव करते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है रेदर देन अगर हम कोई वर्क सिंगुलर करें। सो इन द सेम वे जो हमारे जो लाइफ प्रोसेस हैं वो ना कलेक्टिव वर्क करते हैं सो दैट जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन बीइंग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके फॉर दैट पर्पज। अब हमने कुछ न्यूट्रिशंस पढ़े थे वहाँ पे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जो कि हमने न्यूट्रिशन के प्रोसेस से ऑब्टेन करे थे। अब जो न्यूट्रिशन है वो खुद तो हर बॉडी के पार्ट में जा नहीं सकता, इसके लिए उसको क्या चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। एंड जो इफ द सेल्स डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिएंट्स, और अगर सेल्स के पास जो है न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी को जो है एनर्जी कहाँ से मिल पाएगी, फॉर व्हाट पर्पस, रेस्पिरेशन के पर्पस के लिए। सो इस तरीके से देखिए कैसे सारी चीज़ें आपस में रिलेट हो गई हैं। सो ऑल दीज प्रोसेसेस हैव टू वर्क इन कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड वे। इसीलिए ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप एग्जाम्पल देके जो भी मैंने आपको बताया आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, एंड अगर आप ये एग्जाम्पल देके लिखेंगे तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कट कर पाएगा, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव। सो ऑल दीज प्रोसेसेस हैव टू वर्क, दे मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर ये वर्क नहीं करेंगे आपस में सो हमारी बॉडी से वो चल जाएगी। देयर इज अ मस्ट नीड, मीन्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को जब तक एक कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड वे वो नहीं करेंगे, आपस में एक इंटरकनेक्शन वो नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, सो हमारी बॉडी जो है वो वर्क नहीं कर पाएगी। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करते हैं। अभी तो जो था वो सब हमने पहले पढ़ लिया था एंड इसमें बस हमने एक रिलेशन स्टैब्लिश करा है। अब इसमें हम कुछ आगे ऐड करते हैं। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यू ऑल नो दैट जितने भी हम खुद जब लिव करते हैं तो हम अपने इन्वायरमेंट को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। दे रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड देम। जितने भी चेंजेस और जितनी भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में होती है उससे हम इफ़ेक्ट होते हैं, उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इन केस हमारे आसपास बहुत डस्ट है तो हम स्वीप कर देंगे, तो हमने उसके लिए रिस्पॉन्ड करा एक चीज़। एंड इफ़ हमें स्नीज आ रही है फॉर द डस्ट सो वी विल यूज़ अ हैंकरचीफ फॉर दैट। सो इस तरीके से हम अपने आसपास जो चेंज हो रहा है उनके लिए हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम उनके तरफ रिएक्ट कर रहे हैं। So the changes that bring about responses in living organisms are called stimuli. Means इसका मीनिंग क्या हुआ, that जितने भी जो चीज़ें हैं, जो चेंजेस ऐसे हैं जो कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमसे वो एक रिस्पॉन्स ले रहे हैं। मीन्स कई एक्शन ऐसे होते हैं कि हम उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसका जो हमारे अंदर से रिस्पॉन्स जो है वो निकालते हैं। सो उनको उन चीज़ों को हम क्या कहेंगे, उन चेंजेस को हम क्या कहेंगे, स्टिमुलाई। एंड इसका अगर हम सिंगुलर वर्ड देखें तो दैट इज स्टिमुलस। तो आई होप दैट इतनी चीज़ें आपको अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखनी है। होप दैट इतनी पार्ट आपको अभी तक क्लियर होगा। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें कि ऐसी चीज़ें क्या है, ऐसे कौन से चेंजेस है जो कि हमसे रिस्पॉन्स निकलवा रहे हैं, तो लाइट हो सकता है। मीन्स इन केस हमारे जो माउथ है उस पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सनलाइट पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, कैप पहन लेंगे। और ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, हम
स्पेक्स लगा सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है हीट। अगर हमें बहुत गर्मी लग रही है तो हम क्या करेंगे, हम उसके जो कॉन्ट्रेरी है उसके हम एसी चला सकते हैं। ऐसी कोल्ड है, कोल्ड लग रहा है तो हम हीटर चला सकते हैं। मीन्स जो चीज़ें हैं वो हम खुद कर रहे हैं। मीन्स ये जो चीज़ें हैं ये हमसे एक रिस्पॉन्स ले रही हैं कि हमें ठंड लगी इसलिए हमने क्या करा, हमने हीटर को ऑन करा। सॉरी, हमने ठंड लगी तो इसलिए हमने क्या करा, हमने हीटर को ऑन करा। ऐसे ही साउंड, प्रेशर एंड देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो कि स्टिमुलाई हम जिन्हें कह सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं सनफ्लावर का। हम सनफ्लावर को देखते हैं कि वो जो हमेशा है वो सन जिस तरफ होता है उसी तरफ उसका फेस रहता है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सनलाइट है वो एक स्टिमुलस है। क्यों? क्योंकि जो सनफ्लावर है वो उसकी तरफ बेंड हो रहा है, मीन्स वो उसको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी चीज़ को ऐसा मजबूर कर देती है वुड से कि हमारे अंदर से रिस्पॉन्स आए, सो दैट इज कॉल्ड एज स्टिमुलाई और इन सिंगुलर वी कैन से स्टिमुलस। तो ऐसे यहाँ पे जो सनलाइट है वो क्या कर रही है, वो सनफ्लावर को अपनी तरफ बेंड करवा रही है, वो उसे रिस्पॉन्स ले रही है। सो दैट इज वाई सनलाइट इज स्टिमुलस हियर एंड बेंडिंग ऑफ फ्लावर इज इट्स रिस्पॉन्स। ऐसे ही हमने एक आपको प्लांट पता होगा जिसका नाम है टच मी नॉट प्लांट। तो जैसे हम उसको टच करते हैं उसकी जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो टच है वो स्टिमुलस है और फोल्डिंग ऑफ लीव्स जो है उसका रिस्पॉन्स है। ऐसे अगर हम किसी हॉट जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम छू लेते हैं, सो बट वी सी दैट हम अपनी फिंगर को तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो जो है वो क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ, और हमारा जो हैंड वहाँ से हटाना हुआ वो क्या हुआ, उसका रिस्पॉन्स हुआ। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, आपको एग्जाम में आ सकता है, सो यू हैव टू राइट दैट। अब बोथ जो प्लांट्स और एनिमल्स है दोनों रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई पे, बट द रिस्पॉन्सेज आर नॉट सिमिलर। मीन्स जो प्लांट्स है वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और एनिमल्स हैं वो अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट्स, जैसे कि अभी हमने सनफ्लावर की बात करी, तो वो लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, मीन्स जहाँ पे उसे सनलाइट दिख रहा है उस तरफ बेंड हो रहा है। लेकिन जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, तो उसमें तो हम तो नहीं बेंड हो रहे सनलाइट की तरफ। इसका मतलब हम तो उसको अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारे ऊपर सनलाइट पड़ रही तो हम कैप लगाएंगे, लेकिन अगर प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ रही है तो वो उसकी तरफ मुड़ रहा है, प्लांट इन केस सनफ्लावर। सो इस तरीके से हम दोनों ने अलग अलग रिएक्ट करा। सो द सेम थिंग इज बीइंग टोल्ड टू यू। वी कैन से दैट एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स टू अ स्टिमुलस इन अ मैनर दैट विच इज बेस्ट सूटेड फॉर इट। मीन्स उसके लिए जो भी सुटेबल मैनर होगा वो उसी तरीके से उसके लिए रिएक्ट करेगा। अगर हमें सन लेना है तो हम क्या पता ना लगाएं कैप, हम कैप को प्रेफर ना करें, हमें स्वेटिंग करवानी है, सो हम सनलाइट को लेंगे। तो इसलिए हमें जो भी हमारी जो कंडीशन है, हमें जो भी सूट कर रहा है, हम उसी तरीके से जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। अब मैनी ऑर्गन्स हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वर्क करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में टू ब्रिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो अपने आप हो जा रहे हैं। इसका एक सिस्टमैटिक मैनर होता है जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे अंदर से एक रिस्पॉन्स निकल के आए। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके की मूवमेंट शो करते हैं और इनको हम दो तरीके में कैटेगराइज करते हैं। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट मूवमेंट्स में दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। फर्स्ट इज ग्रोथ मूवमेंट्स एंड सेकेंड इज नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स। अभी नेस्टिक एंड ट्रॉपिक भी आएगा, दैट विल स्टडी इन प्लांट्स। लेकिन अगर आप कंबाइन की बात करें कि प्लांट्स और एनिमल्स में, तो दोनों में दो ही तरीके की मूवमेंट्स हो सकती हैं। एक तो वो जिसमें कि हमारे जो जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें ग्रोथ हो, और दूसरी वो जिसमें हमारे अंदर कोई ग्रोथ ही ना हो। अब जो इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट चीज़ आ रही है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, कोऑर्डिनेशन।
Coordination in living bodies process by which various organs, this is going to be the define of coordination. आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, तो आप लिखेंगे coordination in living body is the process by which various organs interact and work together to adjust vital activities of life. एंड कंट्रोल की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिखेंगे कंट्रोल इज कैपेसिटी टू रिस्ट्रेन एंड रेगुलेट वेरियस वाइटल एक्टिविटीज थ्रू प्रॉपर रेगुलेटिंग सिस्टम. सो आई होप सो दैट आपको जो चीज़ें हैं समझ में आ गई होंगी. अब जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है सबके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन. इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन. एंड इस केमिकल कोऑर्डिनेशन को हम क्या कहते हैं, फाइटोहॉर्मोन्स. ऑल्दो ये आपके सिलेबस में मीन्स बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ के लिए अगर आपसे पूछा भी जा सकता है आपसे एग्जाम में, इट डजंट मीन दैट इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो आपको इसका एक टर्म आपको याद होनी चाहिए कि फोटो PHYTO फाइटो हॉर्मोन्स. सो दिस इज द स्पेलिंग. यानी क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं उनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन को ब्रॉट अबाउट करते हैं. एंड जो प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है एंड उनके अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है. जस्ट हियर इट केयरफुली दैट जो प्लांट्स हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है. नर्वस सिस्टम बस ह्यूमन बींग्स में होता है. ये बात हम क्लास 9th में भी पढ़ के आए थे हमारे चैप्टर नंबर 6 में. और जो एनिमल्स हैं या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें 2 मोड्स हैं कोऑर्डिनेशन के. पहला तो है केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरा है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो ये थी सबके जो भी था हमारा इंट्रोडक्शन था. ये जो समरअप मैंने किया है पूरा का पूरा, ये हमारा इंट्रोडक्शन था. बहुत चीज़ें आपको इसमें से देखने को मिलेंगी. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ यहाँ से बता दिया है. अब जो हमारा रियल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अब हम यहाँ से आगे जो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसीडिंग कर रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. एंड इसमें अब हम देखते हैं हम कितना इसको आगे पढ़ पाएंगे, और हम उतना ही आगे पढ़ेंगे. हमें भागना नहीं है, हमें चैप्टर को अच्छे से समझना है. सो डोंट बी इन हरी दैट जल्दी चैप्टर ख़त्म हो. अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आया सो उसका कोई यूज़ नहीं है छोटी वीडियो का. छोटी वीडियो मैं आपके पार्ट्स में जो बना रहा हूँ वो पार्ट्स में आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ दैट आप एक वीडियो देख के बोर ना हो. आप ऐसा कर सकते हैं, हम डेली एक इसका एपिसोड देखते जाइए, इसका एक पार्ट देखते जाइए, सो दैट आपको क्लियर हो. आपने कई जगह देखा होगा कि बिल्कुल 5 मिनट में एक चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाता है. सो उसमें आपको समझ में कुछ भी नहीं आ पाता है. एंड कई बच्चे हैं जिनके स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है. सो इसलिए जो हमारी जो अच्छे से एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा मस्त चल रही है. एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको चैप्टर समझ में नहीं आया होगा, इसलिए बिल्कुल भी आपको नहीं भागना है. आराम से आपको समझ के सारी चीज़ें आगे बढ़नी है. तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. सबसे पहले जो है जो प्लांट्स है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म उनका बिल्कुल भी नहीं होता है. एंड प्लांट्स में नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है, तो वो इसलिए जो उनका जो स्टिमुलस है उनको बहुत जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाते जैसे कि एनिमल्स हैं. इन केस जैसे कि अगर एनिमल है मीन्स हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो अगर हमारे बॉडी पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट लगेगा तो हम जल्दी से अपनी फिंगर पीछे कर लेंगे. लेकिन अगर हम प्लांट्स में कोई हॉट ऑब्जेक्ट लगाएं सो चेंज होगा, ऑफकोर्स रिस्पॉन्स आएगा कुछ ना कुछ. मे बी वो लीफ बर्न में हो जाए कि उसकी लीफ बर्न हो गई, तो वो वेरी करता है कि हम कहाँ पे उस हॉट ऑब्जेक्ट को लगा रहे हैं. स्टेम में लगाए तो क्या पता स्टेम वहाँ से जो है बर्न अप हो गई. तो लेकिन जो रिस्पॉन्स था वो इतना जल्दी नहीं आया जितना कि ह्यूमंस का आया. मीन्स जैसे ह्यूमंस है वो अपनी फिंगर जो है वो पीछे हटा लेते हैं, लेकिन प्लांट्स तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दोनों के रिस्पॉन्डिंग का. अब छोई मोई का प्लांट जो कि है टच मी नॉट प्लांट, आपने सुना होगा, वो अपनी लीफ को जल्दी से बंद कर देता है. अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर
प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, तो जो मिमोजा प्लांट है, वही छोई म्यू का जो प्लांट है, वो इतनी जल्दी कैसे अपनी लीफ को जो है बंद कर लेता है। एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट कर रहे हैं हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको स्टिमुलाई से, जैसे कि लाइट, ग्रेविटी, वाटर, टच एंड केमिकल्स। तो क्या ये इनसे जो है जो मीन्स ये जो स्टिमुलाई हैं, क्या ये इनका रिस्पॉन्ड करते हैं? सो इन सारी चीज़ों के जो डिफरेंट क्वेश्चन आपके माइंड में चैप्टर में पुटअप हो रहे होंगे। सो इसका आंसर क्या होगा? द आंसर टू दीज क्वेश्चंस लाई इन द फैक्ट दैट ऑल्दो नेचर हैज़ नॉट प्रोवाइडेड प्लांट्स विद ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ये जो नेचर है उन्होंने प्लांट को नर्वस सिस्टम प्रोवाइड नहीं करा है, बट स्टिल उनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। एंड जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स, PHYTO एंड हार्मोन्स। ये बात मैंने आपको पहले बताई है, अब यहाँ पे हम लेकिन दोबारा से पढ़ेंगे। अब आगे इसके जो आता है कि फाइटो हार्मोन्स एक्ट डिफरेंटली एज कम्पेयर टू एनिमल हार्मोन्स, कि फाइटो हार्मोन्स अलग तरीके से एक्ट करते हैं स्टिमुलाई पे एज कम्पेयर टू एनिमल्स के। अब जो फाइटो हार्मोन्स हैं ये दो तरीके में जो है कोऑर्डिनेट करते हैं। अब वो क्या दो वेज हैं? आप यहाँ पे देखते जाइए, चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं आई थिंक। यस, सो अब इसके आगे हम देखें तो फाइटो हार्मोन्स एक्ट डिफरेंटली एज कम्पेयर टू एनिमल हार्मोन्स। अब दो तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। पहला क्या है? दे कंट्रोल मूवमेंट्स बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, मीन्स एक तो ये ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं प्लांट के, और सेकेंड क्या है? दे अफेक्ट द शेप ऑफ सेल्स। जो सेल्स है उनकी शेप को भी जो है चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अमाउंट ऑफ वाटर से, जितना वाटर वहाँ पे होगा उसकी हेल्प से जो है ये शेप, प्लांट के जो सेल्स हैं उनकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी दो ही चीज़ें बताई गई हैं एंड दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ये नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इनको बिल्कुल अच्छे से करना है, छोड़ के कहीं और नहीं भागना है दैट हम कहीं और से करेंगे। बेस्ट सूटेड नोट्स है, मैंने भी इसलिए ही आपको प्रोवाइड करे, अदरवाइज मैं आपको कोई भी रैंडम नोट्स प्रोवाइड कर सकता था, बट दीज आर द मोस्ट सूटेड वन, दे आर द मोस्ट इफेक्टिव वन नोट्स, दैट्स व्हाई आई हैव प्रोवाइडेड यू। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है प्लांट की मूवमेंट्स का। तो प्लांट्स में दो तरीके की मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था, एक तो है ग्रोथ मूवमेंट्स और एक है नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स। अब जो ग्रोथ मूवमेंट्स हैं उनको प्लांट्स में क्या कहते हैं? ग्रोथ वाली मूवमेंट्स को हम प्लांट्स में कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, मीन्स से हमारी ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करती है। और जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होती है, मीन्स इसमें ग्रोथ नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स। तो यही दो ग्रोथ हमें प्लांट्स में पढ़नी है, एक तो है ट्रॉपिक जिसमें ग्रोथ होती है और एक है नेस्टिक जिसमें ग्रोथ नहीं होती है। इन दोनों के बारे में हम अभी डीप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में हम देखते हैं, जस्ट अ मिनट फॉर यस। So nestic movements are the movements in plants and plant parts due to external stimulus, but the direction of response is not determined by the direction of stimulus. मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस, मीन्स कोई बाहर की कोई ऐसी चीज जिसके वो रिएक्ट कर रहे हैं, दे रिएक्ट टू दैट, बट जो डायरेक्शन है रिस्पॉन्स की
वो जो डायरेक्शन स्टिमुलस के उससे वो डिटरमाइन नहीं किए जा सकते। हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। दीज आर द नॉन डायरेक्शनल इंड्यूस्ड वेरिएशन मूवमेंट्स दैट अकर ड्यू टू टर्जर चेंजेस। मीन्स वही चेंजेस जो बाहर के जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं उनकी वजह से मूवमेंट अकर होती हैं, बट इसमें बिल्कुल भी हमारी जो ग्रोथ है वो नहीं होती है। These reveal immediate response to stimulus but do not involve growth. As I said, इसमें growth नहीं होती है। Nestic movements include seismonastic and nystagnatic movements, but ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। इसको आपको नहीं पढ़ना है यहाँ से। No need to read this. अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ ये हमारे इस क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके आपके एग्ज़ाम्स में, सो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसे मत पढ़िए। इसको आपको स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, एंड ये सारी की सारी जितनी भी थी इसके इन्होंने टाइप्स बताए हुए थे, हम पूरा का पूरा हाथ से कट कर देंगे। नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में हमें बस इतनी नॉलेज रखनी कि इसमें जो है ग्रोथ नहीं होती, इससे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, 100% श्योरिटी है इस बात की। अब आते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स पे। ट्रॉपिक मूवमेंट्स कौन सी मूवमेंट्स होती हैं जिसमें कि हमारे प्लांट जो की ग्रोथ होती है, और ये मूवमेंट्स डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है, मीन्स एक डायरेक्शन में चलती हैं। इन मूवमेंट्स में जो कर्वेचर है, these are the movements of curvature which occur due to more growth on one side and less growth on the opposite sides of plant organ. मीन्स इसको सिंपल हम समझे तो एक तरफ में तो प्लांट की ग्रोथ होगी, ज़्यादा होगी विवेगन से, एंड एक तरफ जो होगी वो कम होगी। एंड क्या लिखा हुआ है, the movement of plant part can be either towards the stimulus or away from the stimulus. मीन्स जो भी मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो होगी और एक तरफ नहीं होगी, तो जिस तरफ ज़्यादा होगी वो होगा स्टिमुलस वाली तरफ, और जिस तरफ कम होगी वो होगा अवे फ्रॉम स्टिमुलस। मीन्स दो तरीके से इसमें जो है मूवमेंट होती है। एक तो उस तरफ होती है जिस तरफ जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस हम आप भूले नहीं होंगे, आई होप सो। स्टिमुलस वो चीज़ होती है जो कि रिस्पॉन्स हमारे अंदर से ब्रिंग आउट करती हैं, हमारे अंदर से रिस्पॉन्स निकालती हैं। तो एक तो मूवमेंट होगी स्टिमुलस की तरफ, जैसे कि लाइट है और सनफ्लावर है, तो एक तो मूवमेंट होगी उस तरफ और एक होगी उसके अपोजिट तरफ। मीन्स जहाँ पे स्टिमुलस नहीं है उसके अपोजिट तरफ। अभी इसका हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो इसमें और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, टॉपिक भी हम कर लेते हैं, और तो ये हमारे इतना बहुत ज़्यादा ईजी है ये, सो वी कैन डू इट, वी विल डू इट। सो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है उसमें क्या होता है, जो मूवमेंट्स स्टिमुलस की तरफ होती है उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और जो स्टिमुलस से अवे होती है, मीन्स जो स्टिमुलस के अपोजिट तरफ होते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। सो बहुत सिंपल है, इसमें और ज़्यादा को हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब हम सीधा आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। सो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। पहले मैं आपको नेम बता दे रहा हूँ। पहला है फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा है जियोट्रॉपिज्म, तीसरा है हाइड्रोट्रॉपिज्म, चौथा है केमोट्रॉपिज्म, और फिफ्थ है थिग्मोट्रॉपिज्म। तो पहले हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ते हैं, जिससे कि आपको जो पेपर के टाइम में हमें जब पढ़ना होता है तो उसमें हम क्या चीज़ याद रखेंगे। पहला जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, तो फोटो क्या होता है, लाइट। तो जो मूवमेंट्स लाइट की तरफ होती हैं उनको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। वेरी सिंपल, इतनी बात अगर आप याद रख लेंगे ना तो आपको इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा है जियोट्रॉपिज्म, मीन्स अर्थ की तरफ जो मूवमेंट्स हो रही है। जियो मतलब क्या होती है, अर्थ, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट हो रही है वो है जियोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो जो वाटर की तरफ हो रही है वो हाइड्रोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म, केमो मीन्स केमिकल्स की तरफ जो हमारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो है केमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो मीन्स टच,
तो टच की तरफ जो हमारी मूवमेंट है दैट इज गोइंग टू बी थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में डीप में पढ़नी है। लाइट में फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी में जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म में वाटर, केमिकल्स में केमोट्रॉपिज्म और टच में थिग्मोट्रॉपिज्म। आई होप दैट इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेम चीज़ें, जो लाइट की तरफ हो रही हैं वो पॉजिटिव हो गई और जो लाइट से अपोजिट हो रही हैं वो है नेगेटिव हो गई। ऐसे जो अर्थ की तरफ हो रही हो वो जियो पॉजिटिव वाली हो गई एंड जो ऊपर की साइड हो रही है वो नेगेटिव हो गई। और हम जियोट्रॉपिज्म को नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मीन्स ये हमारा सन है वीवुड से एंड ये हमारा प्लांट है, ये इसकी रूट्स है। सी जो प्लांट है जब इसकी मूवमेंट टुवर्ड्स द सन हो रही है, लाइट की तरफ हो रही है, सब वो हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन इसके जो रूट्स हैं उनकी मूवमेंट जो हो रही है वो अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो रही है, ये हो गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन जो जियोट्रॉपिज्म है उसमें क्या होता है, जो मूवमेंट है वो अर्थ की तरफ ही होती है, मीन्स अर्थ की तरफ ही जा रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जियोट्रॉपिज्म है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी होता है। आई होप दैट इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, केमिकल एंड ये, और बस इतने ही इसमें से चीज़ आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। एक एक्टिविटी भी है आपकी एनसीईआरटी में जो कि यहाँ पे गिवन है, इसको आपको रीड ज़रूर करना है यहाँ से। बहुत इजी, एनसीईआरटी में तो ऑफ कोर्स कुछ भी अच्छे से समझाया नहीं होता है, यहाँ पे समझाया हुआ है, सो यू हैव टू रीड दैट। आगे हम देखें तो देखिए यहाँ पे सी वेरी नाइस एनसीईआरटी क्वेश्चन। डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मीन्स आ सकता है। वोंट से दैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट येस आ सकता है। तो हियर इज द आंसर। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दैट हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। ये हमने अभी पढ़ के आए हैं इस बारे में, तो इसका आंसर भी यहाँ पे गिवन है। मीन्स जो हमने अभी आपको समझाया है उसी को यहाँ पे वर्ड्स दे दिए गए, मीन्स उसको स्पीच में बता दिया गया। नेक्स्ट है डिफाइन थर्मोमोनास्टिक मूवमेंट्स। थर्मोमोनास्टिक दैट विल बी सिमिलर, जस्ट अ मिनट, if the diurnal variation position of plants are caused by the change in temperature of surrounding such non-directional movement आपको ये भी हमने नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए भी ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम इसको पढ़ लेंगे। सो इसलिए डोंट वरी राइट नाउ अबाउट दैट, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आते जाएंगे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट। एंड येस दिस इज टू टेल यू दैट यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ वाला है वो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, उसका नेम है थिग्मोट्रॉपिज्म। आई एम राइटिंग हियर बिकॉज स्पेलिंग भी पेपर में अगर आपको कभी लिखनी पड़ जाए, THIG थिग MO एंड आगे जो है हमें ट्रॉपिज्म एज इट इज लिख देना है, जैसे कि सब में आ रहा है ट्रॉपिज्म 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 ट्रॉपिज्म। एंड एक्सप्लेनेशन और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, और ऑफ कोर्स सो आई होप इतनी बातें आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी। नाउ आज हम इतना ही करेंगे सारी वीडियो में, जो आगे की वीडियो के लिए आपको नेक्स्ट बार देखना पड़ेगा।
अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसका आंसर आपको रिवील कर देंगे। क्वेश्चन है उसमें से जो कि अभी तक हमने पढ़ा हुआ। First question is, what are tropic movements? Name any two tropic movements observed in plants. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, See, I'm going to ask from you the selected one question, means जो बहुत ज़्यादा important हो, जो पेपर में आते हो, इसलिए it is going to take some time. So the growth movement of plant parts which are in response to water as stimulus are known as dash. This is question number 2. आपको जिसका भी आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 1 लिख के उसका आंसर लिख दीजिए, क्वेश्चन 2 आता है तो 2 का लिख दीजिए, दोनों का आता है तो दोनों लिख दीजिए। एंड वेट फॉर अ सेकेंड, इफ मुझे कोई और अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपसे वो भी पूछ लेता हूँ। सी, ये आपकी पेपर की ऑल द प्रिपरेशन है, तो इसलिए it is somehow important to ask a few questions from you, because पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन लिख के आ जाएंगे एंड आप उसके आंसर पर नहीं दे पाएंगे। सी, एक और क्वेश्चन है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ऑव्यूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। अब इसमें आपको मैं 4 ऑप्शन भी दे रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोट्रॉपिज्म, सेकंड है केमोट्रॉपिज्म, थर्ड है फोटोट्रॉपिज्म एंड फिफ्थ है जियोट्रॉपिज्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में एज इट इज भी आ जाता है कभी कभार, सो जस्ट मेक श्योर अबाउट दैट। Next is question number 4 is tropic movements in plants are dash induced movements. ऑप्शन 2 है इसमें आपके पास, ग्रोथ या फिर नॉन ग्रोथ। इसमें आपको भरना है कोई एक चीज। एक और क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारा 5th एंड लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला पूछने जा रहा हूँ। Why there is a need for a system of control and coordination in an organism? Most important question of our chapter. Why is the need of a system of control and coordination in an organism? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, so I hope so that आप इसका आंसर देने में एबल होंगे। एंड आज हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा हम और क्वेश्चन लेते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका रिटर्न सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। एंड पहले आपको ट्राई करना है कि आप खुद ही कमेंट सेक्शन में आंसर दें। देखिए चैप्टर बहुत ज़्यादा वास्ट है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम कितनी सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी इसमें चीज़ें, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। सो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो आई होप सो चैप्टर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। हमें जल्दी नहीं भागना, आराम से करेंगे। देन मीट यू वेरी सून, देन गुड बाय।